तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वांग क्लान का एंसेस्टर अपीयर हो गया था और वो इतना ताकतवर था कि वहां पर बाकी लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बारबेरियन क्लान के एंसेस्टर को भी वहां पर आना पड़ता है। उसे वहां पर देखकर सारे ही लोग पहचान जाते हैं कि ये तो बारबेरियन वार ऑफ गॉड है। वो बारबेरियन किंग इतना पावरफुल होता है कि वो वांग क्लान के मास्टर को भी बराबर की टक्कर दे रहा होता है। वो दोनों काफी लंबी फाइट लड़ते हैं और उसमें लियो भी उसका साथ देता है, क्योंकि वो वांग क्लान का मास्टर डिवाइन स्टोन पावर को यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बारबेरियन किंग को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा था। मगर लियो ने सारा प्लान फ्लॉप कर दिया था, जिसके बाद वो बंदा तो लियो को भी मारने की कोशिश करता है, मगर लियो वांग क्लान के मास्टर की वजह से बच जाता है और फिर वो दोनों ही एक साथ मिलकर उस मास्टर के साथ फाइट करते हैं, जिससे उस मास्टर को फिर मजबूर होकर अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करना पड़ता है, जो कि असल में इमोर्टैलिटी पोलर लाइट टेक्निक होती है। ये टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि इसकी एनर्जी जिससे भी टकराएगी वो एनर्जी के साथ पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ से बारबेरियन किंग वो अपने बारबेरियन ब्लड टेक्निक को यूज करता है और लियो यान और ली टियान से कहता है कि मुझे तुम दोनों की फुल पावर चाहिए। वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जब उनके अटैक्स एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो इतनी जोरदार एनर्जी रिलीज होती है कि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा दूर तक फील की जा रही थी, यहाँ तक कि वांग क्लान की टेरिटरी से दूर मौजूद लोग भी ये सब कुछ देख पा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि उन लोगों ने वांग क्लान के पूरे ग्राउंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। शायद कोई बंदा ऐसा आया है जिसने उस बूढ़े वांग मास्टर को सब कुछ रिवील करने पर मजबूर कर दिया है। लगता है कि फाइनली वांग क्लान जो कि पिछले हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद था, आज वो खत्म होने जा रहा है। और दूसरा बंदा कहता है कि वो शख्स जो कोई भी है जो कि वांग क्लान की खटिया खड़ी कर रहा है वो जरूर बहुत ही ज्यादा समझदार और काफी पावरफुल होगा, इसीलिए तो उसने वांग क्लान को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि उन लोगों को अपनी फाइनल टेक्निक्स यूज करनी पड़ रही है। और वहां मौजूद एक बंदा तो कहता है कि हम लोग भी वांग क्लान का ट्रू ब्लड शेयर करते हैं, मगर हम लोगों ने वांग क्लान का जितना जुल्म बर्दाश्त किया है उसे देखते हुए अगर वांग क्लान हमसे मदद की अपील भी करेगा तो भी हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। मगर एक बंदा कहता है जरा आहिस्ता बोलो, कहीं ये बातें वांग क्लान तक ना पहुंच जाएं। जबकि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वांग क्लान का वो मास्टर वांग तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है, क्योंकि एक तरफ वो बारबेरियन किंग और दूसरी तरफ लियो दोनों ही उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे होते हैं। और दूर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि लगता तो ऐसा ही है कि शायद अब हमें इनसे डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस हाल में आ चुके हैं शायद अब इन लोगों को अपनी मौत की परवाह होगी और ये शायद जान बचाने के लिए हम लोगों से आकर मदद मांगेंगे। उन लोगों के पीछे मौजूद एक और शख्स कहता है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, मगर हम लोग चाहकर भी अब उन लोगों की कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अब शायद वो वक्त आ गया है कि वांग क्लान के लोगों को सबक सिखाया जाए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो एनर्जीज एक दूसरे से टकराने के बाद इतना जोरदार प्रेशर क्रिएट करती है कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे को अपने आप से दूर उछाल फेंकते हैं। और हम देखते हैं बारबेरियन मास्टर वो बिल्कुल सेफ होता है और लियो को भी बस हल्की सी इंजरी हुई थी, वो भी वहां से पीछे आकर गिरा था। मगर दूसरी तरफ हमें उस मास्टर को भी दिखाया जाता है उसने अपनी पूरी पावर को यूज कर लिया होता है और ऊपर से क्योंकि पोलर लाइट को यूज करने के लिए लाइफ स्पेन सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कि उसका पहले ही खत्म हो चुका था, तो ऊपर से ये टेक्निक यूज करने के बाद उसका पूरा ही लाइफ स्पेन चट हो जाता है, जिससे वो बंदा पूरी तरह से इरेज हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरह से एनर्जी फॉर्म में बिखर कर हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो बंदा बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, मगर डार्क एनर्जी की वजह से ही उसने अपने आप को सरवाइव किया हुआ था। वहां मौजूद वांग क्लान के लोग ये सब कुछ देखते हैं तो वो खुद भी यकीन नहीं कर पाते कि उनका एंसेस्टर हार गया है, जबकि दूसरी तरफ बारबेरियन वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग जीत ही गए। और हमें यहाँ नीचे वांग क्लान के एक और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लो लेवल का होता है। वो ये सब कुछ देखने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए नॉर्दर्न प्लेन्स पर सिर्फ हम लोग ही रहेंगे और हम लोग दोबारा से अपने आप को ग्रो करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पिछले हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद हैं और हम ही यहाँ रहेंगे और दोबारा ग्रो करने के बाद तुम लोगों को चुन चुन कर मारेंगे। इतने में लियो ऊपर चढ़ते हुए उन लोगों की तरफ आते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को वाकई में यकीन है कि तुम लोगों की जो फाउंडेशन है वो कोई लेजेंडरी फाउंडेशन है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस टेरिटरी से बाहर तुम्हारे कितने दुश्मन मौजूद हैं और वो तुम्हारी जिंदा ही चमड़ी उधेड़ना चाहते हैं? बस मुझे हर जगह ये न्यूज फैलानी पड़ेगी कि वांग क्लान की फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
उसके बाद तुम लोग खुद भी जानते हो ना कि तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम लोगों के ऊपर टूट पड़ेंगे। और ये दुश्मन कोई बड़े पावरफुल दुश्मन नहीं होंगे, ये सिर्फ छोटे लेवल के ही दुश्मन होंगे जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स पर किसी टाइम पे रहा करते थे, मगर तुम लोगों ने उन्हें यहाँ से निकाल कर कहीं दूर भेज दिया और वही लोग अपनी जमीन लेने के लिए वापस आएंगे। मगर वांग क्लैन का एक मास्टर अब भी बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, हमारे पास तो हजारों सालों की इनहेरिटेंस थी, हम लोग अपने सेक्रेट ग्राउंड को दोबारा से रिपेयर करेंगे और तुम लोगों के खून से इस पूरे ग्राउंड को भर देंगे। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऊपर बारबेरियन किंग खड़ा हुआ होता है और वो उन लोगों से कहता है कि मेरे बच्चों, अब मैंने अपना काम कर दिया है, यहाँ से आगे अब तुम लोगों ने अपना काम करना है। अब वांग क्लैन का यहाँ पर जो भी मेंबर तुम्हें नजर आए उसे खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब ये टेरिटरी तुम लोगों की है, मैं तुम लोगों का यहीं पर ही इंतजार करूंगा और तुम लोगों ने फौरन से ये सारा खेल खत्म करना है। ये सुनते ही डोंगफेंग मैन सब लोगों से कहता है कि फौरन ऑर्डर को फॉलो करो और वांग क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दो। जिस पर वांग क्लैन का मास्टर भी कहता है ठीक है, तो फिर सब लोग सामने आ जाओ। ये कहने के बाद वहां बचे कुछ वॉरियर्स वो भी सामने आ जाते हैं और उनके बीच में एक जोरदार क्लैश होता है, जिससे फिर से वहां पर एक खून खराबा शुरू हो जाता है। मगर ये लड़ाई कोई बड़े लेवल की लड़ाई नहीं थी। यहाँ लियो भी अपनी पावर्स को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपनी न्यू पावर्स को ट्राई करता है, जो कि असल में एंशिएंट सेज से उसे मिली होती हैं। वो 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करते हुए एक ऐसा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है कि जिससे वो एक बार में ही बहुत सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा देता है। और फिर वो उसी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की एक और एलिमेंटल पावर को यूज करता है, जिससे वो फिर से बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करते हुए एक साथ रिलीज करता है। तो इस बार भी वो एक बार में न जाने कितनों का काम तमाम कर देता है। मगर अब भी वो अपनी पावर को पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो सारी की सारी एनर्जी एक हाथ में जमा करते हुए 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की फुल स्ट्रेंथ के साथ इतनी बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है कि वो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है। और जैसे ही लियो उसे थ्रो करता है तो ग्राउंड में मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही झटके में पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। वहां मौजूद हर एक शख्स के मरने के बाद हमें प्रिमोडियल क्लैन के 2 वॉरियर्स को दिखाया जाता है। वो लोग ऊपर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे और कहते हैं कि अब वांग क्लैन की पूरी जड़ें काट दी गई हैं, अब यहाँ इनकी मदद करने का कोई फायदा नहीं, बेहतर यही है कि वान टेंग को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियो फौरन से नीचे आता है और वहां पर अब भी कुछ वॉरियर्स लड़ रहे होते हैं जो कि लियो की उस अटैक से बच गए थे। मगर लियो कहता है कि अब टॉप वॉरियर्स तो मार दिए गए हैं, अब बस छोटे मोटे वॉरियर्स रह गए हैं। मगर हम लोगों को यहाँ पर अपना ओरिजिनल प्लान शुरू करना है, मगर उनसे पहले इन बारबेरियंस को थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये बचे कुछ लोगों का भी सफाया कर दें। और यहाँ लीटियन वो लियो से कह रहा होता है कि ब्रदर, तुम्हारा वो एनर्जी अटैक तो सच में बहुत ही रूथलेस था, तुमने सच में एक बार में ही पूरा सफाया कर दिया था। और यान भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि शायद हम लोग एक साथ मिलकर भी उन वॉरियर्स को मारना शुरू करते तो भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और शायद उनमें से कुछ लोग भागने में कामयाब भी हो जाते। मगर अचानक से बारबेरियंस दोबारा से खुशी मनाना शुरू करते हैं, जिसका मतलब यह था कि पूरा का पूरा ग्राउंड साफ हो चुका था और छोटे मोटे वॉरियर्स भी खत्म हो चुके थे। और वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो बारबेरियन किंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम सब लोग अपने बारबेरियन किंग को दोबारा से वेलकम करते हैं। असल में बारबेरियन क्लान का किंग बहुत ही लंबे टाइम के बाद अपने क्लान में वापस आया था। मगर वो किंग अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है और सब लोगों से कहता है कि आज हम लोगों ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों ने क्लान का नामो निशान तक मिटा दिया है और इस लड़ाई को कोई छोटी मोटी लड़ाई मत समझो, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। आज हम लोगों ने अपनी पुरानी लेगेसी को दोबारा से अचीव कर लिया है और अपने सारे मरने वाले वॉरियर्स का बदला भी ले लिया है। और आज से पूरी दुनिया में बारबेरियंस को इज्जत की नजर से देखा जाएगा। तुम यहाँ मौजूद जितने भी वॉरियर्स हो, तुम सारे के सारे ट्रू बारबेरियंस हो। ये विक्ट्री तुम लोगों की है और इसमें तुम्हारा जिसने साथ दिया है ये विक्ट्री उसके नाम भी की जाती है। ये कहने के बाद वो डोंगफेंग मैन की तरफ देखता है और फिर कहता है कि उसने हमारा साथ देकर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अगर वो ना होता तो शायद हम लोग कभी भी अपना बदला
इतनी आसानी से नहीं ले पाते। ये कहने के बाद वो लियो की तरफ देखता है और फिर कहता है कि अगर ये अक्लमंद इंसान हमें गाइड ना करता तो शायद हम लोग कभी भी वांग क्लैन को पूरी तरह से स्वीप आउट नहीं कर पाते। जिस पर डोंगफेंग मैन उससे कहता है कि ब्रदर लियो, तुम हमारे बारबेरियन क्लैन के मुहाफिज हो, हम लोग हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मगर लियो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे बिला वजह इतना ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, जबकि हम लोग साइड बाय साइड बराबर लड़ रहे थे और इस लड़ाई में तुम लोगों का भी उतना ही क्रेडिट है जितना कि मेरा है। खासतौर पर बारबेरियन किंग, अगर बारबेरियन किंग इस फाइट को ज्वाइन नहीं करता तो शायद ये फाइट इतना जल्दी एंड नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग बारबेरियन किंग को इसके लिए थैंक्स कहते हैं, इस लड़ाई को ज्वाइन कर हमारा साथ दिया। मगर बारबेरियन किंग सभी लोगों से कहता है कि आज हम लोग यहाँ पर एक कसम खाते हैं। वो अपने सारे ही बारबेरियन से कहता है कि आज से हम लोग इस लड़के का हर लड़ाई में साथ देंगे, चाहे इसका दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, अभी से हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसका साथ देंगे। यहाँ तक कि हमारे बाद की जितनी भी जनरेशन होंगी वो हमेशा एक दूसरे की एलाइज बनेंगी। जिसके बाद सब लोग लियो के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे अपने बारबेरियन क्लान में वेलकम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो किंग डोंगफेंग मैन से कहता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, खासतौर पर तुम इन लोगों को काफी अच्छी तरह से लीड करते हो और ये सारी यंगर जनरेशन तुम पे भरोसा करती है। इतना कहते हुए वो अपने किंग सील उसके हवाले करते हुए कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम इन लोगों को लीड कर सकते हो। अब अपने साउदर्न रिज में वापस जाओ और अपने क्लान को दोबारा से रीबिल्ड करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बारबेरियन क्लान को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और अब से तुम ही बारबेरियंस की उम्मीद हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, भले ही मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूं और यहीं पे ही पला बड़ा हूं, मगर मेरा ब्लड आज भी बारबेरियंस के ब्लड के साथ ही बर्न होता है और मैं आज भी बारबेरियन ब्लड को यूज कर पाता हूं। पर तुम लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहाँ पे मौजूद रहूंगा। और वो डोंगफेंग मैन से कहता है कि ये तुम लोगों का एरा है, इसीलिए इस जनरेशन को तुम लोग ही अच्छी तरह से लीड कर सकते हो। वो वहां मौजूद सब लोगों की तरफ देखता है और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ मौजूद हर एक चीज अपने साथ ले जाओ और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि आने वाले वक्त में तुम लोग अपने आप को और अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर सको। इतने में एक मास वॉरियर उनके पीछे आता है और वो उन लोगों को बताता है कि हम लोगों ने वांग क्लान के पैलेस को पूरी तरह से छान मारा है, यहाँ तक कि हम लोगों ने अंदर प्रिजन्स में भी जाकर देखा है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला है कि वान टेंग वो यहाँ मौजूद नहीं है। और लियो को यह बात समझ में आ जाती है कि कोई बंदा ऐसा था जो कि वांग क्लान की इस लड़ाई पर पूरी तरह से नजर जमाए बैठा था और जैसे उसे लगा कि अब वान टेंग को खतरा है तो उन लोगों ने फौरन से वान टेंग को यहाँ से गायब कर दिया। यहाँ पर अचानक से ली टियान कहता है कि हम लोगों ने वैसे ही उसकी पूरी जड़ें ही हिला दी है और ऊपर से सारी इनहेरिटेंस भी कट ऑफ हो गई है। अब वो एक आवारा कुत्ते की तरह जहां भी जाएगा उसकी कोई इज्जत नहीं होगी और ऊपर से अब वो हमारा बिगाड़ ही क्या सकता है। मगर वो वॉरियर उन लोगों को बताता है कि हमें यहाँ पर वांग क्लान का ट्रेजर वोल्ट भी मिला है जो कि अब भी ट्रेजर से भरा पड़ा है। ये कहने के बाद वो सारे लोग उस ट्रेजर वोल्ट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी जगह ट्रेजर से भरी पड़ी है, यहाँ तक कि युआन स्टोन्स का ढेर लगा पड़ा है और बहुत सारे ट्रेजर्स और सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स भी भरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि पिछले हजारों सालों से वो लोग यहाँ पर अपने ट्रेजर्स जमा किया करते थे। ये देखकर तो ली टियान के मुंह में पानी आने लगता है और वो कहता है कि ब्रदर, मैंने सोचा भी नहीं था कि इन लोगों की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। लगता है शायद हम लोग जाने अनजाने में बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। अचानक से वहां पर बारबेरियन किंग उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि ये सब कुछ देखकर बिला वजह पागल मत हो जाओ। अभी तो ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी, यूं समझ लो कि ये एक ट्रेलर था। अभी तो इससे आगे बड़ी लड़ाइयां होना बाकी है। ये सारे ट्रेजर्स यूज करके तुम बारबेरियंस अपने ब्लड को ज्यादा से ज्यादा टेम्पर करके अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम लोग ट्रू बारबेरियंस कहलाओ। एक बात हमेशा याद रखना कि फ्यूचर में हमें इस जंग से भी बड़ी बड़ी जंगें फेस करनी है और ये जंग उसके लिए सिर्फ एक वार्म अप है। इसीलिए तुम लोगों को अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है क्योंकि किसी भी टाइम पर वांग क्लान के बाकी लोग तुम पर आकर हमला कर सकते हैं या फिर वो किसी के साथ कोलैब करके तुम पर आकर अटैक करेंगे। ये सारे रिवॉर्ड्स उन लोगों में बांटो जिन लोगों ने इस जंग में अपनी जान दी है या जो लोग इंजर्ड हुए हैं। मगर डोंगफेंग मैन वो लियो और उसके दोस्तों से कहता है कि
आप लोगों को अगर यहाँ से कुछ चाहिए तो प्लीज आप लोग ले लीजिए। मगर लियो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ तुम बारबेरियंस का है, तुम लोग चाहो तो रख लो। मगर डोंगफेंगमैन कहता है कि प्लीज ब्रदर, इसे रिजेक्ट करके हमारी इंसल्ट मत करो। तो यान और ली टियान वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। वो लोग लियो को भी इसके लिए मना लेते हैं और लियो फिर उस बारबेरियन किंग से रिक्वेस्ट करने के बाद अपनी मर्जी का कोई ट्रेजर तलाश करने के लिए उस वोल्ट के अंदर देखता है और वहां पे मौजूद यान और ली टियान भी देखते हैं कि एक से बढ़कर एक कीमती ट्रेजर पड़ा हुआ है। अगर कोई ट्रेजर उनके काम का नहीं है तो भी अगर उसे बेच भी दे तो भी उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मगर यहाँ पर ली टियान को कोई चीज नजर आती है जो कि शायद उसे अपने काम की लग रही थी, मगर यान उसे मना करता है और कहता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। और वो लोग फिर यहाँ पर लियो की तरफ देखते हैं। लियो वो उन ट्रेजर्स को देखता है, उसे अपनी मर्जी का कोई भी ट्रेजर नजर नहीं आ रहा था जो कि उसकी बॉडी को और उसकी कल्टीवेशन को सूट करे। मगर वो सारे ट्रेजर्स थे बहुत ही ज्यादा कीमती। अगर लियो उन्हें अपनी कल्टीवेशन के लिए या फाइटिंग के लिए यूज ना भी करे और अगर उन्हें बेच भी दे तो भी उन पैसों से वो कोई अच्छा सा ट्रेजर खरीद भी सकता है जो कि उसकी कल्टीवेशन को सपोर्ट करेगा। मगर वो अब भी उन ट्रेजर्स को तलाश करने के लिए अपनी युआनटियांशी आइज का इस्तेमाल करते हुए पूरे ग्राउंड को ही स्कैन करना शुरू कर देता है ताकि आसपास छुपे हुए जितने भी ट्रेजर्स है वो सारे के सारे अपीयर हो जाएं। अचानक उसे नजर आता है कि वहां पर एक सीक्रेट चेंबर है और उस सीक्रेट चेंबर के अंदर कोई नीली चमकती हुई चीज है। ये देखते ही वो फौरन से उस रूम की तरफ चला जाता है और दिखाई देता है कि वहां पर तो एक स्क्रिप्ट मौजूद है। उसे देखते ही वो फौरन से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने करीब से गौर से देखता है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब वान टेंग वो नया पैदा हुआ था तो उसे एक क्रेन बर्ड अपने साथ उड़ाकर ले गई थी और जब वो वापस आया था तो उसके पास क्योस एम्परर की लेगेसी मौजूद थी। ये देखकर लियो कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि वान टेंग की सारी टेक्निक्स कहां से आ रही थी। सारी टेक्निक्स वो यहीं से ही यूज कर पा रहा था। इतने में अचानक लियो को फील होता है कि उस एंशिएंट स्क्रिप्चर में कोई हलचल होने लगी है। देखते ही देखते उसके अंदर से सारे के सारे लेटर्स बाहर निकल आते हैं और लियो के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लियो खुद भी सरप्राइज हो गया था और देखते ही देखते वो अपने सी ऑफ कल्टीवेशन के अंदर आ गया था जहां पर वो एंशिएंट स्क्रिप्चर फौरन से खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक पेज नहीं होता बल्कि मल्टीपल पेजेस होते हैं जिन्हें लियो क्लियरली देख और पढ़ पा रहा होता है। और उसे पता चलता है यहाँ पर एक डाउ स्क्रिप्चर है, एक वेस्टर्न एम्परर स्क्रिप्चर है और एक इटर्नल यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है। और फिर उसे वहां पर वर्ड स्क्रिप्चर भी नजर आ जाती है और लियो देखता है उन सबसे ऊपर एक क्योस स्क्रिप्चर मौजूद है। मगर ये क्योस स्क्रिप्चर कंप्लीट स्क्रिप्चर नहीं, ये उसका एक फ्रेगमेंट है, यानी उसके अंदर जो इमोर्टल चैप्टर मौजूद था वो अभी भी मिसिंग था। लियो कहता है कि अगर वो आज भी कहीं एग्जिस्ट करता है तो अगर मैं अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए उस चैप्टर को भी अचीव कर लूं तो उसके साथ शायद मैं वो लेवल अचीव कर पाऊंगा जो कि शायद कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा। मुझे ये सारे के सारे एम्परर स्क्रिप्चर्स अपने साथ ही रखने होंगे और इनको फॉलो करते हुए मैं अपने आप को डाउ लेवल तक ले जाऊंगा। उसके बाद मैं उस पाथवे को फॉलो करूंगा जो कि आज से पहले इंपरर्स फॉलो किया करते थे और शायद इसी को ही फॉलो करके मैं इमोर्टैलिटी को अचीव कर पाऊं। इतने में अचानक वहां पर डोंगफेंगमैन आ जाता है और वो आते हुए लियो से कहता है कि ब्रदर, अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम अब यहाँ से आगे जाओगे? तो लियो कहता है कि प्रिमोर्डियल क्लान ने उसे काफी ज्यादा डीप डाउन छुपा रखा होगा, इसीलिए मुझे अगर उसे मारना है तो मुझे प्रिमोर्डियल क्लान के टेरिटरी में जाकर उन्हें अच्छी तरह से खत्म करने के बाद आखिर तक फाइट करनी होगी जब तक मैं उस लड़के वान टेंग को खत्म न कर दूं। और साथ में मैं अपने रास्ते में आने वाले वांग क्लान के बचे कुछ लोगों का भी सफाया करता जाऊंगा ताकि वांग क्लान का कोई नामो निशान तक ना रहे। और अगर मुझे अपने दोस्तों का भी पता चल जाए तो मैं अपने दोस्तों को भी इस काम में अपने साथ मिला सकता हूँ। तो डोंगफेंगमैन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अपना सबसे पावरफुल वॉरियर तुम्हें देता हूँ ताकि वो तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे साथ जाए। मगर लियो कहता है कि नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग ये बैटल जीत चुके हैं और तुम्हारे लोग वो इस वक्त काफी ज्यादा थके हुए हैं और काफी इंजर्ड भी है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पहले रिकवर करने की जरूरत है। इस बड़ी लड़ाई के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बंदा इस लड़ाई का एडवांटेज ले सकता है, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए
अब आगे जो कुछ भी होना है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। इतने में अचानक ली टियान अपने बॉक्स में कोई ट्रेजर भर के लेकर आता है और वो कहता है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें। और यान कहता है कि ब्रदर, वांग क्लान का एक नॉर्दर्न प्लान खत्म हो चुका है, तो इसीलिए अब वो लोग तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए हम तुमसे कुछ टाइम के लिए अलग हो रहे हैं और कुछ टाइम के बाद हम लोग दोबारा से तुम्हें आकर ज्वाइन करेंगे। मगर यहाँ पर लियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यान वो एक सिटी में जाता है और उस सिटी के ऊपर से जब भी गुजरता है तो वो बहुत सारे पेजेस नीचे की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो कोई न्यूज पूरे शहर में फैलाना चाहता था और वो लोग इस काम में सक्सेसफुल हो रहे थे क्योंकि वो पेजेस बहुत ही दूर दूर तक जा पहुंच रहे थे और वो खबर अब आग की तरह फैलने लगी थी। असल में लियो ने उन पेपर्स के अंदर लिखा था कि मैं एक स्टार रियलम में एंशिएंट सेज और एक एंशिएंट डीमन से भी मिल चुका हूं और 12 साल के बाद मैं वापस से अपने वर्ल्ड में आ गया हूं। और साथ में वो वांग क्लान के साथ जो कुछ कर चुका था उसके बारे में भी सबको बता देता है कि वांग क्लान की फाउंडेशन अब खत्म हो चुकी है। अब हम लोगों ने बारबेरियंस की मदद से उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। शायद अब नॉर्दर्न प्लेन्स वाले मुझे कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बारबेरियंस ने वांग क्लान की ईंट से ईंट बजा दी होती है और पूरा ही वांग क्लान तहस नहस हो गया था। यहाँ तक कि वांग क्लान का जो एंसेस्टर था, जो कि पूरे वांग क्लान की फाउंडेशन था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके साथ ही वांग क्लान की फाउंडेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वांग क्लान कहीं का नहीं रहा था। जिसके बाद छोटे मोटे वॉरियर्स ही जाकर बाकी वांग क्लान के मास्टर्स का सफाया कर देते हैं। इस तरह कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग जाते हैं और कुछ लोग वहीं लड़कर मारे जाते हैं। और यहाँ पर लियो को अचानक एक ट्रेजर हॉल के अंदर एक स्क्रिप्ट नजर आती है, जो कि असल में वन टैंक की एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें बहुत सारी एम्परर्स की सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद थी। उसे देखने के बाद लियो उसे एक जगह बैठकर आराम से रियलाइज करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब वहां से आगे की तरफ जाएगा और बारबेरियंस को फिलहाल वो यहीं पे ही छोड़ के जा रहा है। जिसके बाद हमें वहां पर हुआ यूनफी को दिखाया जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि लियो वो वापस आ चुका है। वो लियो के बारे में कहता है कि फाइनली तुम एक लंबे टाइम के बाद वापस आ ही गए। और वहीं पे ही हमें ली शाओमन को भी दिखाया जाता है। लियो का नाम सुनते ही वो भी फौरन से होश में आ जाती है। और फिर अगले सीन में हमें पर्पल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस माउंटेन के सामने एक अजीब तरह का वॉरियर बैठा हुआ होता है, जो कि दिखने में एक डीमन की तरह लग रहा होता है। और वो कहता है कि फाइनली एंशिएंट ह्यूमन होली बॉडी वो वापस आ चुकी है। ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो एंशिएंट बॉडी मेरे शॉट्स को डिजर्व करती है। और फिर हम लोग जियो को देखते हैं। जियो को ये बात पता चल जाती है कि लियो वापस आ चुका है और उसने वांग क्लान को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिस पर वो काफी खुश थी। मगर उसके भाई के एक्सप्रेशन अब भी चेंज नहीं हुए थे। जबकि दूसरी तरफ हमें शेंगजी को दिखाया जाता है। उसे जब लियो का पता चलता है तो वो कहता है कि अच्छा हुआ कि उसने उन वांग क्लान के लोगों को मार दिया, उसे हम सबका बदला लेना होगा। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है। उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही होती है, जिस पर जियो और हाओ दोनों ही उसे समझाते हैं कि उसे ज्यादा खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जबकि शेंगजी लियो की वापसी पर खुशी के मारे हंसना शुरू कर देता है। अब वो चाहे जिंदा रहे या फिर वो मर जाए, उसे इस बात का अब कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि लियो उसके दुश्मनों को अब चुन चुन कर मारेगा। और जियो वही लेटर लेकर अपने भाई हाओ यू के पास आती है। जबकि हम लोग वही सेम तरह का पेज प्रिंसेस कीकी के हाथ में भी देखते हैं। वहां उसका ब्रदर भी बैठा हुआ होता है और उन लोगों को जब ये खबर मिलती है तो वो भी इस पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर यहाँ पर याओची का मुंह ही उतर गया होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने लियो से अपनी जान छुड़ाई थी और लियो काफी लंबे टाइम तक उनसे दूर चला गया था। मगर अब वापस आने के बाद उनके चेहरे के रंग ही उड़ गए होते हैं और वो कहते हैं कि वो लफंगा फिर से वापस आ गया है। अगले सीन में हमें दोबारा से वान टेंग को दिखाया जाता है। उसके सामने पर्पल फिनिक्स गर्ल खड़ी भी होती है और वो उससे कहती है कि तुम बाल बाल बचे हो, वरना लियो ने तुम्हें मार डाला होता। एक तो तुम्हारी जान बची है, ऊपर से तुम अब भी ये चाहते हो कि तुम जाकर लियो से मुकाबला करोगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम मरना चाहते हो?
मगर हमें दिखाया जाता है वान टेंग गुस्से में बिल्कुल पागल होता जा रहा होता है। उसकी पावर सी कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। उसे अपने वांग क्लान का बदला लेना था क्योंकि पूरी की पूरी वांग इनहेरिटेंस वो मिट्टी में मिल चुकी थी। और वो फिनिक्स गर्ल से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझसे जो करवाना चाहो मैं करूंगा, बस मुझे लियो मरा हुआ चाहिए। ये बातें सुनने के बाद उस पर्पल फिनिक्स गर्ल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे लोग बेहद पसंद है जो कि किसी को मारने के लिए बिल्कुल पागल हो जाए। और फिर हम दोबारा से अगले सीन में देखते हैं उन्हीं बारबेरियंस को जो कि अपने उस नानलिंग टेरिटरी के अंदर मौजूद होते हैं। इतने में अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक बड़ी सी शिप की होती है जिस पर वो सारे ही हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पे कौन आने वाला है। वहां उनके सामने एक शिप बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आती है और उन पहाड़ों के बीच में आकर वो बिल्कुल धीमी हो जाती है। उन बारबेरियंस को लग रहा था कि शायद यहाँ पर फिर से कोई अटैक करने के लिए आया है, मगर उस शिप से कुछ लोग नीचे उतरकर उनके ग्राउंड पे आ जाते हैं जिस पर कुछ बारबेरियंस उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर गेस्ट का आना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम लोग फौरन से यहाँ से चले जाओ। मगर जियो कहती है मैं लियो की फ्रेंड हूँ। ये सुनते ही डोंगफेंग मैन वहां पर आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम जी जियो तो नहीं है, तुम जी फैमिली की ही यंग प्रिंसेस हो ना। तो जियो उसे इशारा करके कहती है कि हाँ मैं ही जियो हूँ। इतना कहने के बाद वो उन्हें अंदर ले आता है। अंदर वही छोटा बच्चा जिसे लियो जीवी स्टार प्लेनेट से अपने साथ लेकर आया था, वो यहाँ पर जियो से मिलता है और उसे बताता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे। वो लोग असल में नॉर्दर्न टेरिटरी की डेप्थ की तरफ गए हैं। मगर जियो को यहाँ पर एक बात अजीब सी लगती है कि उसने लियो को अपना मास्टर क्यों कहा है। वो फौरन से उसे पूछती है कि क्या लियो तुम्हारा मास्टर है, उसने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है। तो वो लड़का उसे बताता है कि हाँ मास्टर ने मुझे गोल्डन क्रो क्लान के लोगों से बचाया था और साथ में गोल्डन क्रो क्लान के लोगों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बचाया है बल्कि उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी है। मैं भी फ्यूचर में अपने मास्टर की तरह ही बिल्कुल शानदार वॉरियर बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जियो हल्की सी स्माइल करती है और फौरन से उस लड़के के पास चली जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसे प्यार से देखने लगती है और कहती है मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा मास्टर वो नॉर्दर्न एरियाज के डेप्थ में क्यों जा रहा है। जिस पर वो लड़का बताता है असल में मास्टर ने मुझे बताया था कि वो किसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उसका नाम कुछ अजीब सा था। वो यीफई का नाम थोड़ा अजीब तरह से लेता है जिस पर जियो घबरा जाती है कि ये कौन सा बंदा है। उसने इस तरह के नाम का कोई भी बंदा न सुना था न देखा था, मगर शेंगजी को उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था, इसीलिए वो उसका नाम सही से लेते हुए बताता है कि असल में ये लड़का यीफई का नाम ले रहा है। लियो ब्रदर वो उससे मिलने के लिए या फिर उसकी मदद लेने के लिए वहां पर गया हुआ होगा। उससे मिले हुए तकरीबन मुझे भी 15-16 साल हो चुके हैं। मैंने उसे बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा। लास्ट टाइम जब वो हमें मिला था तो उसने कहा था कि वो नॉर्दर्न टेरिटरी की डेप्थ की तरफ जाएगा। इतने में वहां पर डोंगफेंग मैन आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, ब्रदर लियो वो जरूर वापस आएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जब वो वापस आएगा तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और हम लोग पर्पल फिनिक्स क्लान की धज्जियां उड़ा देंगे। मुझे अपने भाई का बदला भी तो लेना है। ये सुनते ही जियो कहती है कि तुम्हारा ब्रदर वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था, उम्मीद है कि उसे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा और वो बहुत जल्द वापस आएगा। तो डोंगफेंग मैन कहता है वो सब छोड़ो, असल में लियो ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था, मैं तो भूल गया था, मुझे तुम्हें वो मैसेज देना है। असल में उसने तुम्हारे बारे में कहा था कि अगर तुम यहाँ पे आओ तो मैं तुम्हें ये मैसेज दे दूं। असल में लियो ने कहा है कि जब से वांग फैमिली का खात्मा किया है उसके बाद से सिचुएशन काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। अब सब लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ हैं। इसीलिए कोई भी शख्स अगर उससे मिलना चाहता है तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें वहीं पर ही है और न जाने कब किस मौके का फायदा उठाकर मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाए। और साथ में उसे ये भी बात अच्छी तरह से मालूम थी कि तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आओगी और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसका इंतजार करोगी, क्योंकि वो तुम्हें वापस यहीं पर ही आकर मिलेगा। हमें लियो को दिखाया जाता है वो नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ जा रहा होता है और साथ में वो अब भी जियो के बारे में सोचता है और कहता है कि एक मर्तबा ये सारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मैं वापस आकर तुम लोगों से जरूर मिलूंगा।
तो जियो कहती है मैं उसका इंतजार करूंगी, जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं यहीं पे ही रहूंगी। अगले सीन में हमें दोबारा से लियो को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से बर्फीले मैदान के बीचों बीच चल रहा होता है और साथ में वो किसी से कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो मुझे बता दो, मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। असल में यहाँ पर वांग क्लैन के कुछ मेंबर्स छुपे हुए होते हैं और लियो उनके बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वान टेंग वो कहां पे मौजूद है, और लियो उनसे वान टेंग के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में ही जानना चाहता था, मगर वो लोग उसे बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जिस पर वांग फैमिली का एक मास्टर कहता है भले ही तुमने हमारी वांग फैमिली की फाउंडेशन डिस्ट्रॉय कर दी है मगर फिर भी तुम यहाँ पे अकेले हो और हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है तो तुम्हारे पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं। ये कहते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर लियो कहता है अगर तुम लोगों को मरने की ज्यादा ही जल्दी है तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर देता हूं। लियो देखता है वो सारे के सारे लोग एक साथ ही उस पर झपटते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आ गए हैं और जैसे उसे मारने वाले होते हैं तो अचानक से वहां पर लियो का वो क्रिम्सन फ्लेमिंग फर्नेस वहां पर आकर गिरता है, जिससे हर जगह उसका ऑरा फैलता है और वो सारे ही लोग वहां से दूर जाकर गिरते हैं। और हमें यहाँ पर ली टियान को भी दिखाया जाता है, वही उस फर्नेस के साथ वहां पे आया था और वो लियो से कहता है कि ब्रदर इस मर्तबा मुझे मौका दो, मैं ही इन लोगों के ऊपर अपने हाथ साफ करना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से उस फर्नेस को लेता है और उसका ढक्कन जैसे ही खोलता है तो वो फर्नेस तो एक तोप की तरह अपने अंदर से आग के गोलों की बारिश करता जाता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे उड़ा कर रख देता है। मगर लियो को फील होता है कि नीचे भी कोई लोग मौजूद हैं। इतने में अचानक उस जमीन के अंदर से भी कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग चोरी छुपे लियो पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लियो को उनके बारे में पहले से ही पता था कि वो लोग नीचे से ही हमला करेंगे, इसीलिए वो पूरी तरह से तैयार बैठा था। जैसे एक बंदा आइस स्टोन थ्रो करना शुरू कर देता है तो लियो फौरन से वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है और उनके अटैक को डॉज करने के बाद अब वो अपनी अर्थ स्काई पैटर्न सोर्ड को बाहर निकालता है। और अर्थ स्काई पैटर्न सोर्ड के बाहर आने का मतलब होता है अब हर तरफ खून खराबा ही होगा और वो सोर्ड तो पलक झपकते ही उन लोगों को इतने आसानी से निपटाती जा रही होती है कि जैसे वो उनके सामने कुछ भी ना हो। लियो अपनी स्पीड की वजह से उस सोर्ड को इतनी फास्ट मूव कर पा रहा होता है कि किसी को कुछ दिखाई तक नहीं देता। इसी तरह वो पल भर में ही न जाने कितने ही वॉरियर्स के काम निपटा देता है और हमें उस ग्राउंड में फिर कोई भी दूसरा वॉरियर खड़ा नजर नहीं आता। सब लोग जमीन पे पड़े हुए थे और इतने में ली टियान भी वहां पे आता है और लियो से कहता है ब्रदर मैंने इन लोगों से पूछने की पूरी कोशिश की है पर लगता है शायद इन लोगों को भी कोई बात नहीं मालूम। इन लोगों से अपनी बातें उगलवाने के लिए मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, यहाँ तक कि मैंने अपना फर्नेस हैंगियो सूत्रा भी यूज किया है। मगर लियो कहता है ये सारी बातें छोड़ो, अब हम लोगों को नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ और भी ज्यादा डीप की तरफ जाना है। ये सुनते ही ली टियान कहता है क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम वहां जाना चाहते हो जहां पर इमोर्टल लाइट का जन्म होता है? वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक के बारबेरियंस वो भी वहां जाने से हमें मना कर रहे थे, यहाँ तक के वांग फैमिली वो खुद भी वहां पर नहीं जाती। और कहा जाता है कि वहां जाने के बाद तो सेट लेवल के वॉरियर्स भी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। अगर तुमने वैसे ही डिसाइड कर लिया है कि तुम वहां जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। मगर लियो कहता है कि मैं जानता हूं मेरा दोस्त G5 वो बिल्कुल पागल है, मगर फिर भी उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा। ये बात सुनने के बाद ली टियान समझ जाता है कि अब इसने डिसाइड कर लिया है तो ये पीछे नहीं हटने वाला। वो लियो से कहता है मुझे बताओ जरा इन लोगों का क्या करें। लियो उनकी तरफ पीछे पलटकर देखता है तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम तो बस अपने सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, हम सब मजबूर थे। अगर हम लोग उनका ऑर्डर नहीं मानते तो वो हमें वहीं पर ही मार देते। तो लियो कहता है कि तुम्हारी वांग फैमिली की रूट्स काफी ज्यादा गहरी हैं और ऊपर से तुम लोगों की एक लंबी हिस्ट्री है, इसीलिए मैं तुम लोगों को किसी सूरत भी जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम लोग मेरे लिए कोई खतरा खड़ा कर सकते हो। आज तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम लोगों का अपना किया धरा है। अगर तुम लोगों ने बाकी लोगों को बेरहमी से ना मारा होता तो शायद आज तुम लोगों के साथ ये ना हो रहा होता। ये कहते ही वो एक स्लैश अटैक करता है, मगर वो वॉरियर्स देखते हैं कि वो अब भी जिंदा हैं। लियो ने असल में उनकी सारी रस्सियां खोल दी होती हैं और उन लोगों से कहता है कि आज मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं तुम लोगों को आज मारना नहीं चाहता, अब आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ देखा जाएगा। मैं तुम लोगों को मारने के बजाय तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा ताकि तुम लोग आइंदा मेरे रास्ते में कोई रुकावट न खड़ी करो।
बेहतर यही है कि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि जब भी तुम लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश की तो मैं खुद तुम लोगों को मार दूंगा। मैं तुम लोगों को जीने का एक मौका दे रहा हूँ, इसीलिए जाओ एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारो। तुम लोगों ने जो कुछ किया है ये उसकी सजा है, मगर आइंदा कभी भी वांग फैमिली का किसी के सामने नाम मत लेना, ना ही खुद को वांग फैमिली के मेंबर्स कहलवाना, क्योंकि अब वांग फैमिली खत्म हो चुकी है। सुनकर वो सारे ही लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। इतने में लिटियन कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, तुम लोगों को नई जिंदगी मिली है, चलो भागो यहाँ से। तुम लोगों के पास अब भी अच्छा मौका है, जाओ खूबसूरत लड़कियों से शादी करो, अपने बच्चे पैदा करो और जिंदगी गुजारो। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ से फिर लियो लिटियन से कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि हमें नॉर्दर्न टेरिटरी की डेप्थ में जाना होगा। वो लोग जैसे जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी की डेप्थ की तरफ जाने लगते हैं वहां से ठंडी हवाओं का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है, मगर वो लोग फिर भी कंटिन्यूसली आगे जाते जा रहे होते हैं। और लियो अचानक पहाड़ों के बीच में एक छोटे से टेंपल को देखता है, जिसकी वजह से वो फौरन से नीचे उतर आता है और लिटियन और लियो उस टेंपल के सामने खड़े होकर देखते हैं तो ऊंचाई से वो जितना छोटा दिख रहा था, सामने से वो उतना ही ज्यादा बड़ा था। और हम उस टेंपल के बिल्कुल टॉप पे एक जांटी स्टैचू को देखते हैं जिसके मल्टीपल हैंड्स होते हैं। लियो जैसे ही वहां उस जगह के करीब जाता है तो वो कहता है कि आखिर इतना दूर इस सुनसान इलाके में खून जमाने जैसी सर्दी के बीच कौन यहाँ पे रह रहा है। उन लोगों को अंदर से किसी के गाना गुनगुनाने जैसी आवाज आ रही होती है, जिस पर लिटियन कहता है अंदर जरूर कोई खूबसूरत लड़की होगी। जैसे ही लियो दरवाजा खोलता है तो अंदर एक जायंट स्टैचू और एक लड़की मौजूद होती है। वो लड़की अभी भी उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, मगर लियो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक माला जप रही होती है। और लियो जैसे जैसे उसके करीब आता है वो अब भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। इतने में अचानक लियो उसके करीब आता है, उसका नाम पुकारता है और कहता है क्या तुम आन म्याओ हो। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से आंखें खोलती है और पलट कर कहती है तुम मुझे जानते हो, पर शायद मैं तुम्हें नहीं जानती, और शायद तुम ही इकलौते वो बंदे हो जिसका मुझे इंतजार था। ये सुनकर लिटियन के अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें भी इसका इंतजार था? इसका मतलब है फिर मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ लियो कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही? तो अनम्याओ कहती है क्या हम लोग इससे पहले कभी मिले हैं? ये बात तो लियो कभी हिला कर रख देती है और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो वो लड़की कहती है कि 10 साल गुजर चुके हैं, कल कभी भी वापस नहीं आता। जो वक्त गुजर गया वो हमेशा पास्ट में ही रहेगा। अब वक्त आ गया है फूलों के दोबारा खिलने का। अनम्याओ बिल्कुल वैसी ही पहेलियों जैसी बातें कर रही होती है जैसी कि वो तब कर रही थी जब लियो से फर्स्ट टाइम पे मिला था। वो लड़की लियो को बताती है कि एक टाइम था कि जब मैं अनम्याओ हुआ करती थी, पर मैं अब अनम्याओ नहीं हूँ। ये सुनते ही लियो कहता है आखिर इसका मतलब क्या है? तो वो बताती है कि अनम्याओ अब यहाँ नहीं है, अब सिर्फ मैं ही यहाँ पे हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे इसलिए इंतजार कर रही थी ताकि मैं आखिरी बार तुम्हें देख सकूं, ताकि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो लास्ट विश का सुनते ही लियो फौरन से अपनी पास्ट मेमोरी में जाता है। जब वो लास्ट टाइम अनम्याओ से मिला था तो अनम्याओ ने उससे कहा था कि अगर कभी भी मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे दोबारा से याद दिला देना। लियो उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम में और उसमें क्या फर्क है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही तो अनम्याओ थी। मगर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर लियो कहता है कि ठीक है तो फिर उसकी यही विश थी तो मैं उसकी ये विश पूरी करूंगा। मैं खुद से ही उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी बिल्कुल चौंक जाती है और लियो से कहती है क्या तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो? तो लियो कहता है मुझे अब भी मेरा प्रॉमिस याद है, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे हर सूरत वापस लेकर आऊंगा, तो मैं आज अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है अगर यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं उस लड़की की खातिर उसकी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर दूंगी और आज के बाद तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। ये कहने के बाद वो लड़की फौरन से अपनी पावर्स का यूज करते हुए हवा में ऊपर आ जाती है और हम लोग उसकी बॉडी के आसपास रेड ऑरा देखते हैं। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां मौजूद बड़ी बड़ी मैजिक बेल्स का इस्तेमाल करते हुए लियो के चारों तरफ इतनी पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज करती है कि लियो को उन शॉक वेव्स की वजह से अपने
सर में और कानों में काफी दर्द महसूस होने लगता है और देखते ही देखते अचानक से वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो कि उस जगह से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और वहां पर लियो देखता है कि उस लड़की के साथ मौजूद जो वो जायंट स्टैचू था वो भी वहां पे अपीयर हो चुका है। उसके पास मल्टीपल हैंड्स है और उसके साथ साथ वो लड़की उसके एक हाथ के ऊपर बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लियो के साथ अपनी पूरी पावर के साथ लड़ना चाहती है। जैसे ही वो लड़की उस जायंट स्टैचू के मुंह से शॉक वेव्स रिलीज करती है तो लियो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी पावर इतनी नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंचेगी। वो भी फौरन से अपना एनर्जी ऑरा रिलीज करते हुए उन पावरफुल शॉक वेव्स को रोकने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद वो लड़की फिर अपनी पावर को फिर से बढ़ाते हुए अपना एक और अटैक करने की तैयारी करती है और उसका एक जायंट हैंड लियो के बिल्कुल ऊपर आकर गिरने ही वाला होता है। ये देखते ही लियो अपनी जान बचाने के लिए फौरन से हाथ से बीच से निकलकर दूर हट जाता है और कहता है कि आन्याओ ये तुम क्या कर रही हो, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ। मगर इतने में एक और जायंट हैंड आकर उससे टकराता है और उसे पीछे धकेलता है मगर लियो पलक झपकते ही फौरन से उस हाथ के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो लड़की एक और हैंड के साथ उसे बहुत ही जोर से उसे थप्पड़ मारते हुए अपने आप से दूर उछाल फेंकती है। पर लियो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो पलक झपकते ही वापस आ जाता है और आन्म्याओ अपने दो हाथों के बीच में उसे पूरी तरह से मसलने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पे लियो अपना पूरा जोर लगाते हुए उन दोनों ही हाथों को अपने आप से दूर हटाते हुए पूरी तरह से खोल लेता है और अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। मगर सामने से जो हैंड आता है वो और भी फास्ट होता है और लियो फिर से वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। और अब लियो को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि शायद अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, तो अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।